हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करेंगे जो कि 16 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, तो देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड हुए हैं उसको कैसे डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और क्या आंसर आ रहा होगा इसका, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स आती है आपको, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू, आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले रखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, द 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट a, 0 दिया गया है टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, और द रेंज ऑफ a, आपको रेंज के बारे में बात की गई है। तो सिंपल सा बात है बेटा कि आपके पास जो नॉर्मल हैं, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हैं, तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है पैराबोला की, वो होती है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। किसके लिए होती है बेटा ये? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है कि जो 3 नॉर्मल्स हैं, 3 नॉर्मल्स कुछ इस टाइप से ड्रॉ किए जाते हैं बेटा। पैराबोला के केस में ये पैराबोला हो गया, एक नॉर्मल आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ एक ड्रॉ कर दिया, इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, और एक थर्ड यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। और ये तीनों ही नॉर्मल क्या होते हैं, अगर एक पॉइंट से पॉइंट पास करते हैं तो इसे आप क्या बोलते थे? को नॉर्मल पॉइंट। क्या बोलते थे? को नॉर्मल पॉइंट। अब इसने ये कहा है कि नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो तीनों ही लाइनें इसी पॉइंट से पास होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखो m का क्यूब लगा हुआ, तो ऑब्वियस बात है 3 स्लोप्स होते हैं और आपकी 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो जाते हैं। तब ये अगर पास हो रहा है a, 0 से, तो a, 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y की जगह 0 लिखेंगे आप, और यहाँ लिखेंगे am माइनस, ठीक है ना, x की जगह, और ये हो गया 2am माइनस। और देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि अगर हम लोगों ने a फॉर्म कर दिया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल A यूज़ कर लेते हैं, ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा। और ये हो गया कैपिटल 4ax के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे हो गया 2am हो गया, और माइनस का am क्यूब कर दिया। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि a पॉइंट ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। और यहाँ से अगर कैपिटल A की बात करें तो 4a की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, तो a का मतलब 1/2 दिया गया है, तो हम a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये हो गया am माइनस m हो जाएगा, और माइनस यहाँ आएगा 1/2 m क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। ओके, ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से m कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ से आएगा a माइनस 1/2 m स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो आपको यहाँ से एक m की वैल्यू जो मिलेगी वो 0 मिल जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हमें एक्चुअली डिपेंडेंसी जो है वो a पर होनी चाहिए। तो हम यहाँ से अगर m स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो अगर 2 टाइम्स a माइनस 1 आ जाएगा। अब m स्क्वायर है, m स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। m स्क्वायर क्या होगा बेटा? ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी अगर m 0 नहीं है तो, क्योंकि m कुछ भी होगा तो m की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? a की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर था, जिसे आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो a की जो वैल्यू है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली हैंडल कर लिया होगा, आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। बात करें बेटा सेकंड क्वेश्चन के बारे में, और सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे PDF को इंसर्ट कर लेते हैं, न्यू क्वेश्चन को। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अब इसको समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसे। और क्वेश्चन दिया गया था बेटा, एक सेट दिया गया था a 4, 8, 16, 32, 21, ये नंबर्स दिए हुए हैं। If 4 numbers are taken
फ्रॉम सेट ए दे फॉर्म फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी बनाते हैं, इस पूरे सेट से 4 नंबर्स आपको निकालने हैं, ठीक है ना। और अगेन 4 नंबर्स टेकन फ्रॉम दिस दे फॉर्म फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है ना। इसी से आपको जीपी को भी फॉर्म करना है। इफ लास्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज इज अ 4 डिजिट नंबर, मतलब ये जो सीरीज है उसके लास्ट डिजिट जो है, इस सीरीज का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट नंबर जो है वो 4 डिजिट नंबर है, देन फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दीज 2 सीरीज। ओके, तो सिंपल सा है कि हम लोग एक काम करते हैं, हम एक एपी को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, कि यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं उससे हम एपी को कैसे फॉर्म आउट कर लें। तो देखिएगा यहाँ पर जो गैपिंग होगी वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम 11 ले सकते हैं, देखिएगा 11 15 है, ठीक है। यहाँ पे कितने गैप है, 4 का गैप है। तो 11 15 अगर ले लिया है तो 4 के गैप के बाद आपको मिलना क्या चाहिए था, 4 के बाद क्या आएगा बेटा, देखा जाए 11 15, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 का गैप, तो 4 के गैप के लिए ये तो हो गए। यहाँ पर 15 के साथ 4 के गैप नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ठीक है। तो ये भी टर्म्स नहीं हो रहा है। तो 11 15 ना हो करके क्या करें हम लोग, 11 16 लेके देखें क्या, ठीक है ना। ये 5 का गैप हो गया, और फिर आ जाएगा 21, ठीक है, और फिर आ जाएगा 26। ये आपको सही से दिख रहा है, ये सभी क्या है 5 के गैप में, तो ये 4 टर्म्स हो गए, ठीक है ना। ये आपके पास टर्म्स आ गए। इसी टाइप से अगर हम जीपी के बारे में बात करें तो जीपी क्या होगा बेटा, ये देखिएगा हमें 4 तो दिख ही रहा है, 4 8 भी दिख रहा है, और 16 भी दिख रहा है, 32 भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे टर्म्स मिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे किस में है, जीपी में। तो ये सीरीज जो है ना ये बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया था कि भाई आप बताइए कि इफ़ लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज अ 4 डिजिट नंबर देन फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दीज 2 सीरीज। इसमें कॉमन टर्म्स के बारे में बात करनी बेटा। तो कॉमन टर्म्स क्या हो सकते थे और कितने टर्म्स हो सकते थे, फाइंड नंबर, कितने कॉमन टर्म्स हो सकते थे, ठीक है। तो सिंपल सा है कि एक काम करते, देखो यहाँ पे 16 आपको कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन आपको, 16 आपको यहाँ से कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। 16 एक तो ये हो जाएगा आपका। सेकंड बात करते हैं कि इसके बाद का नंबर क्या, तो इसके बाद तो सीधे 32 दिख गया है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे 5 का गैप लेके दिखाएं, 5 का गैप दिखेगा, तो यहाँ पे 5 के गैप में जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आएगा आपके पास सीधे 31 आएगा, फिर 36 आएगा, ठीक है। ये कोई भी 16 के मल्टीपल में नहीं दिख रहा है, या 16, और यहाँ पे देखिएगा 16 हो गया, 32 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा 128 आएगा, फिर 256 आएगा, ठीक है। इस टाइप से नंबर्स जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या आएगा 31, फिर 41, फिर 46, मतलब 6 वाला केस तो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 41 31 ये तो कॉमन मिलेंगे नहीं इसमें। तो 16 का मल्टीपल ही होना चाहिए, 16 का मल्टीपल आपको मिलना चाहिए। तो मतलब 16 का मल्टीपल क्या आएगा, 256 हो सकता है, ठीक है ना। और फिर 16 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर हम फिर से 16 अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो सकता है बेटा, इसका 16 का मल्टीपल अगर देखा जाए तो 256, तो कितना आएगा 6 आना चाहिए, और 33 हो जाएगा, 96 89 हो गया, और ये हो गया 16 32 और 40, 4096 ये केस आपको बनते हुए दिख रहे हैं कि 16 का मल्टीपल जो आपको दिखेगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होंगे, अगर 4 डिजिट नंबर्स के बारे में बात हो रही बेटा, 4 डिजिट तक के बारे में बात हो रही, क्योंकि इसका अगला मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे वो 4 डिजिट नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसका जो आंसर आना चाहिए था वो आंसर आना चाहिए था 3। आंसर क्या आना चाहिए था इसका, 3 आना चाहिए था, क्योंकि फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो कितने कॉमन टर्म्स हो सकते हैं, 3 कॉमन टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लेते हैं बेटा हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो कुछ मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे थे। आपको ए दिया हुआ है और एक इक्वेशन दे रखी है, a⁸ इज इक्वल टू दिया गया 8 और 64 दिया है। देन द इक्वेशन है, सोल्यूशंस के बारे में बात की गई है। अब देखिए सोल्यूशंस का मतलब तो यही है ना बेटा कि आपके पास ये इक्वेशन आपके पास अगर एग्जैक्ट है तभी तो आपके पास काम बन सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम है बेटा कि आपको a⁸ तो चाहिए। a⁸ काफ़ी लेंदी काम है, तो हम लोग काम करेंगे कि a² निकालेंगे, फिर a4 करेंगे। ठीक है ना, ये काम तो करना पड़ेगा आपको। तो a² के बारे में बात करते हैं तो आयोटा है, माइनस का आयोटा दिया गया है, आयोटा है माइनस और आयोटा दिया गया है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, आयोटा माइनस का आयोटा माइनस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई करें। देखिएगा बेटा रो विथ कॉलम, तो I² की वैल्यू होती है -1, I² क्या हो जाएगा बेटा -1 हो जाएगा, और माइनस का ये प्लस का I² हो जाएगा, मतलब अगेन -1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आयोटा² होगा, और ये माइनस का अगेन आयोटा² होगा, तो माइनस का 2 आयोटा² होगा, -2 आयोटा² होगा, तो मतलब ये प्लस का 2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसे, यहाँ से माइनस आयोटा, तो मतलब क्या हो गया बेटा माइनस का 2 आयोटा² हो जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा² और फिर माइनस आयोटा², अगेन माइनस का 2 आयोटा² हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो आयोटा² हो जाएगा, और ये प्लस का आयोटा² हो जाएगा, तो दोनों ही प्लस के आयोटा² है, तो 2 आयोटा² मतलब माइनस का 2 आयोटा²। तो अगर हम देखें इसे तो वैल्यू जो आ रही है, अगर यहाँ देखा जाए तो -2, तो मतलब हमने 2 कॉमन लिया तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ अगर हमने देखा जाए तो 2 कॉमन तो 1 आ गया, यहाँ 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, तो मतलब कुछ इस टाइप का केस बनता हुआ दिखेगा a² के केस में। ठीक है, अगर हम a⁴ करते हैं, a4, तो इसका स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आ गया बेटा 4 आ गया है, और इसे फिर मल्टीप्लाई करना होगा, -1 1 1 -1, और देन करना है -1 1 1 -1, तो वैल्यू जो आ गई दैट इज 4 टाइम्स रो विथ कॉलम, तो 1 और +1 मतलब 2 आ गया, फिर ये आएगा -1 माइनस का 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, -1 -2 अगेन, और ये देखेंगे तो ये आएगा 1 और प्लस का 1 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अगेन 2 कॉमन ले सकते हैं तो 8 आ जाएगा, और बाहर निकलेगा 1 -1 और 1 आ जाएगा, ये 8 के साथ आ गया। अगर a⁸ करना है, a⁸ मतलब अगेन स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू 64 हो गई। 64 होने के बाद 1 -1 और 1 हो गया। ठीक है, और इसमें से मल्टीप्लाई करना भाई 1 -1 1, ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 64 टाइम्स, और मल्टीप्लाई किया तो 1 +1 2 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, देन -1 वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, और वैल्यू आएगी यहाँ पे +1 2। ठीक है ना, 2 कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू आएगी 128 टाइम्स, और ये होगा 1 -1 एंड 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा केस होगा a⁸ का, और यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना x × y का, x × y। ठीक है ना, तो अगर x × y मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 128 टाइम्स, देखिएगा रो विथ कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम किया तो x माइनस का y आ गया। ठीक है ना, और ये -x + y, -x प्लस का y हो गया, और वैल्यू आ गई 8 एंड 64। ठीक है, मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है x माइनस का y इज इक्वल टू आएगा 8/128, 8/128, और अगेन यहाँ से आएगा -x + y इज इक्वल टू आएगा 64/128। ठीक है ना, अगर हम इन दोनों को देखें तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे अलग आ रही है, और यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू निगेटिव आ रही है। ठीक है, और दोनों ही कॉमन तो हो नहीं सकती हैं भाई, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है x माइनस वाई की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा केस पॉसिबल नहीं होता तो ऐसे केस के लिए क्या बोलते हैं आप, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो होना चाहिए था वो क्या लिखते हैं आप, नो सोल्यूशन। तो इस टाइप से थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट था जिसे आपने कर लिया होगा। ठीक है, बात करें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन था उसके बारे में बात कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं आप साइड में, और बात करेंगे क्वेश्चन की। तो PDF इंसर्ट कर दिया जाए 16 मार्च। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखते भाई ये क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है,
और देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कैसा हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फंक्शन दिया गया था बेटा, एफ एक्स दिया गया है 4a माइनस 3x प्लस ln 5 प्लस 2a माइनस 2 7 cot x by 2 इंटू साइन स्क्वायर x by 2। फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। सिंपल सा केस है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात की गई है और क्रिटिकल पॉइंट आपने मैक्सिमम और मिनिमम में सीखा है। सिंपल सा काम होता है बेटा, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता था, आप उसे डिफ्रेंशिएट करते थे और इसकी वैल्यू क्या लिखते थे, 0, और वेयर इट नॉट एग्जिस्ट, इट नॉट एग्जिस्ट के बारे में बात होती थी। ठीक ना, तो हमें केवल यही बात करनी है बेटा, डिफ्रेंशिएट करना। तो आपके पास जो एफ एक्स दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। एफ एक्स जो दिया गया दैट इज 4a माइनस 3 एक्स प्लस का ln 5 है प्लस 2 इन ब्रैकेट a माइनस 7 दिया गया है, और cot x बाई 2 है बेटा, तो इसे हम cos x बाई 2 डिवाइड बाई साइन x बाई 2 लिख सकते हैं। इंटू में दिया गया है साइन स्क्वायर x बाई 2 दिया गया है, साइन से स्क्वायर कट जाएगा, cos x बाई 2 साइन x बाई 2 और 2 मतलब साइन x हो जाएगा। देखते हैं, तो यह आ गया 4a माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस का ln 5 और प्लस a माइनस 7 और इंटू में क्या आ गया बेटा, साइन x आ जाएगा। ये हो गया था एफ एक्स की वैल्यू। ठीक ना, ये एफ एक्स की वैल्यू होगी। अब एफ एक्स मालूम हो गया तो आपको एफ डैश एक्स करना है, तो एफ डैश एक्स कर देते हैं। एफ डैश एक्स कर दीजिए। एफ डैश एक्स करने पे क्या मिला आपको, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो भाई 4a माइनस 3 मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी जो बचा वो कांस्टेंट है, तो खत्म हो गई उसकी कहानी। प्लस का ये आ गया a माइनस का 7 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। और एफ डैश एक्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से cos x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4a माइनस 3 डिवाइड बाई 7 माइनस का, ध्यान रखिएगा a माइनस 7 की जगह मैंने क्या लिखा, 7 माइनस है, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए था, वो माइनस साइन हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब सिंपल सा बेटा cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। अब केवल आपको यही टैकल करना है और इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते बेटा इसी तरह हम लोग कि क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो ट्रांसफर करें बेटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4a माइनस 3 डिवाइड बाई 7 माइनस का a विच इज़ ग्रेटर इक्वल टू माइनस का 1 हो गया, तो 1 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इनइक्वलिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा। 4a माइनस 3 अपॉन 7 माइनस a प्लस का 1 विच इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। एलसीएम ले देते हैं बेटा, तो 7 माइनस का a हो जाएगा और यहाँ आएगा 4a माइनस a हो जाएगा बेटा, तो 3a लिख लेते हैं, और माइनस का 3 प्लस का 7 तो प्लस 4 हो जाएगा, और विच इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने लिखा 3a प्लस 4 डिवाइड बाई a माइनस 7 विच इज़ लेस इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही -4/3 से ले करके 7 के बीच में। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव करते थे ना हम लोग। ठीक है ना, ये केस ओके। ठीक है, अब बात करते हैं इस केस के बारे में। तो यहाँ से देखा जाए तो 4a माइनस 3 डिवाइड बाई 7 माइनस a विच इज -1 लेस इक्वल टू 0 कर लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस a और यहाँ से आएगा 4a माइनस 3 माइनस 7 प्लस a हो गया लेस इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर जाएगा 5a माइनस 10 डिवाइड बाई 7 माइनस a विच इज लेस इक्वल टू 0। तो अगर 5 कॉमन लेना तो a माइनस 2 ऊपर दिख रहा है आपको, और नीचे दिख रहा है a माइनस का 7 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है आपको 2 और 7 के बीच में आ रही है, 2 और 7 के बियॉन्ड आ रही, सॉरी 2 और 7 के बियॉन्ड आ रही, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव का केस है। ओके, तो अब देखते हैं इसका कॉमन रिजल्ट क्या बनता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कॉमन रिजल्ट बनाना। तो कॉमन रिजल्ट देखते हो हम लोग यहाँ पे, इसने कहा -4/3 से 7 के बीच में, ठीक ना, ये लाइन आ गई आपकी इसके बीच में। ओके, और इसने कहा कि भाई 7 और 2 के बियॉन्ड, तो 7 के बियॉन्ड होना चाहिए, मतलब 7 से आप इधर जाओगे और 2 के इधर जाओगे, तो 2 का मतलब आपके पास ये आ गया, 2 यहाँ कहीं होगा, और 2 के आपको जाना है लेफ्ट। तो आपको कॉमन क्या दिखा बेटा, कॉमन आपको ये दिखेगा
-4/3 से लेकर के 2 के बीच में, तो आपको आंसर मिलेगा -4/3 से 2 के बीच में, ठीक है ना। और इक्वलिटी का साइन लगा हुआ था बेटा, तो इक्वलिटी के लिए -4/3 पे आप इक्वल लगा सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, और 2 पर भी इक्वल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए था। और अब हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा था, -4/3 से 2 के बीच में, ठीक है। तो -3/2 से -4/3 से 2 के बीच में, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट देखें। ओके, तो नेक्स्ट इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन था। आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन किसका बेटा, लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन है, और इसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं लिमिट एज अ सम के कंडीशन की। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिमिट एज अ सम का केस जब भी दिखता है तो आपका जो फंक्शन होता है उसे r/n के फॉर्म में आप चेंज करते हैं, 1/n होता है, ठीक है ना। और समेशन n इज इक्वल टू से इन्फिनिटी तक का केस होता है बेटा। अब n की वैल्यू डिपेंड करती है कि कहाँ से मूव कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। कभी कभी 0 से स्टार्ट होती है, कभी कभी 1 से भी स्टार्ट होती है। और जैसे एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया ये 1/n, 2/n, 3/n, तो इसका मतलब ये n/n का केस है, क्योंकि नीचे की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ऊपर की वैल्यू मूव कर रही है। तो इसका एक जनरल टर्म अगर हम लिखें TR लिखें, तो TR का मतलब ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2/n तो कांस्टेंट है, और f ऑफ क्या आएगा, r/n आ जाएगा, ठीक है ना, r/n आ जाएगा। और जैसे ही आपको r/n दिखता था तो हम क्या पुट कर देते बेटा, x पुट कर देते थे, और n की जगह 1/n की जगह dx पुट कर देते, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो TR लगा हुआ है, एक्चुअली पूरी सीरीज़ का सम करना है, तो सीरीज़ का सम करना तो R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पे समेशन का लगाएंगे 1 से इन्फिनिटी तक का केस, ठीक है ना। तो बेटा हम बात करें, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। r/n की जगह क्या लिखना है, x लिखना है, और 1/n की जगह dx लिखना है। और समेशन, ध्यान रखिएगा समेशन का यूज़ कैसे करना है। समेशन का यूज हमेशा इंटीग्रेशन से यूज हो जाता है, ठीक है ना। 2 बाहर कर लिया हमने, r की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की बात हो रही है, तो r का 1 है तो 1/n अगर पुट कर देते हैं तो 1/n इज इक्वल टू x हो जाएगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी है तो x टेंस टू कहाँ जाएगा बेटा, 0 पे जाएगा। और अप टू कहाँ तक जा रहा है बेटा, अप टू n तक जा रहा है, सॉरी यहाँ पे समेशन, यहाँ पे आपको n लिखना है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो n/n करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये f ऑफ r/n का मतलब fx हो गया, और यहाँ पे 1/n की जगह dx हो गया। और fx आपको दिया हुआ है तो fx को सॉल्व करना है, ठीक है ना। 2 टाइम्स 0 to 1 दिया जाए, और दिया गया log बेस 2 दिया गया है, और दिया गया 1 + 10 π/4 x दिया गया है, ठीक है ना। तो ये dx हो गया। ये एक्चुअल में आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है वो हम मान लेते हैं i की वैल्यू आ रही है। ओके, अब इसे कैलकुलेट करना, तो एक काम करते हैं, log बेस 2 की जगह हम लोग log बेस n कर लें, ज़्यादा आसान रहेगा, या इसको भी रखते हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं सर, अब हमें क्या करना है, इसे आप कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, क्या हम लोग प्रॉपर्टी 4 यूज़ करके देखें, क्या प्रॉपर्टी 4 यूज़ करके देखते हैं। 0 हो गया, 0 से 1 हो गया, और यहाँ पे log 2 है बेस का, और ये हो गया 1 + 10 π/4, और ये हो जाएगा 1 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना, dx हो गया। अब यहाँ पे 10a - b लगा सकते हैं हम, तो 10a - b लगाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया 2 टाइम्स 0 to 1 हो गया, और ये हो गया log बेस 2 हो गया, और ये हो जाएगा 1 + 10 π/4 माइनस का π/4x, इसका मतलब हो गया 10 π/4, 1 माइनस का 10 π/4x हो गया, अपॉन में 1 + 10 π/4
x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि 10a का मतलब क्या होगा बेटा, π/4 हो गया। 10π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 0 to 1 हो जाएगी, और ये हो गया log बेस 2 हो गया, और ये आएगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 10x कट जाएगा, और ये आएगा 2/1 प्लस log 10 πx/4 कर लेते हैं, dx हो गया, ठीक है ना। देन क्या हो सकता है बेटा, ये 2 टाइम्स 0 to 1 हो सकता है, log बेस 2 कर सकते हैं, log बेस 2 और 2 कर दिया, और माइनस का log बेस 2 1 प्लस 10 πx/4 हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप लेके चले थे, ये वैल्यू क्या है, यही तो लेके चले थे। इसका मतलब ये वैल्यू i के इक्वल हो जाएगी, मतलब ये होगा 2 टाइम्स log बेस 2 का मतलब क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है, मतलब ये 0 से 1 और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो i आ जाएगी। तो मतलब ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई i की, मीन्स आपके पास 2i इज इक्वल टू जो आपका पास आ रहा है वो x आ रहा है। x का मतलब 1 आ गया, 1 मतलब 2 आ गया। इसका मतलब है कि i की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, ठीक है। मीन्स इसका जो सम्मेशन आना चाहिए था, वो सम्मेशन क्या आना चाहिए था बेटा, इसका 1 आना चाहिए था, ठीक है ना। एक मिनट, तो इसका आंसर क्या लिखना है हमें, इसका आंसर में लिखना है 1। ओके, बात समझ में आ गई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए बेटा बात करें हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं और इसको स्क्रॉल कर लिया जाए पहले। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सेट कर दिया है, और क्वेश्चन जो दिया गया था वो कुछ देख लेते हैं हम लोग इस टाइप से। एक काम कर लेते हैं, ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं। हाँ, तो ये y ऑफ x इज इक्वल टू एक समथिंग वैल्यू दे रखी है और 0 to x के बीच में दिया गया। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखते हैं आपको एक चीज़ समझ में आती है कि आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल ऑफ एबव कर्व एट पॉइंट दिस इज पैरेलल टू दिस। इसके पर आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, और नॉर्मल जो है वो इसके पैरेलल है, इसका नॉर्मल जो है वो इसके पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 6b, और आपके पास a की वैल्यू जो है 1 से बड़ी दी गई है। तो सिंपल सा काम है कि आपको डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा बेटा। तो y डैश ऑफ x अगर आप करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी, x का डिफ्रेंशिएशन बेटा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और यहाँ पे आएगा 2x² - 15x और प्लस का 10 आ जाएगा। ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। और आपने डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे किया बेटा, एट द पॉइंट दिस पॉइंट, ठीक है ना, एट दिस। तो अब सिंपल सा केस ये है कि एट पॉइंट y डैश ऑफ x एट a, b, तो इसका मतलब ये हो गया। तो a, b का मतलब 2a² - 15a और प्लस 10। ये जो है ना नॉर्मल है, ध्यान रखिएगा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। सॉरी, यहाँ तो स्लोप ऑफ, अभी हमने टेंजेंट के बारे में बात की है, अभी नॉर्मल के बारे में बात करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। और जो इसका नॉर्मल जो है ना वो इसके पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू आएगा -1/3x और प्लस 5/3, मतलब स्लोप तो ये है। तो इसके नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो नॉर्मल होगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इसका जो नॉर्मल है वो इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम नॉर्मल देख लें, इस लाइन का नॉर्मल देख लें, तो वो इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके बराबर आ गया बेटा, वो 3 के इक्वल हो गया। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2a² - 15a प्लस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ओके, मीन्स 2a² - 15a प्लस 7 इज इक्वल टू आ गया 0, और ये आ जाएगा 2a² - 14a माइनस a प्लस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। सो 2a माइनस का 7 आना चाहिए, ठीक है ना, 2a माइनस 7 और a माइनस का, सॉरी ये 2a कॉमन हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो a माइनस 7 आएगा और a माइनस 2a माइनस 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सो a की वैल्यू आएगी 7 और a की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है ना। ये केस बनेगा।
और ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 से बड़ी दी हुई है, तो ए का मतलब हो गया आपके पास 7 हो गया। ए की वैल्यू आ गई बेटा। जब आपके पास ए की वैल्यू मालूम हो जाती है तो आपको क्या करना है, अब आपको बी भी निकालना है। तो किस पॉइंट पे कहा गया बेटा, इस पॉइंट पे कहा, ए पॉइंट पर, ठीक है ना, ए पॉइंट पे कहा गया है। तो ये ए पॉइंट पर अगर हम देखें तो ए और बी पॉइंट कहाँ होंगे, ऑन द कर्व होंगे, ऑन द कर्व होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो b इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0 to a का मतलब है 7 टाइम्स 2t स्क्वायर माइनस 15t और प्लस का 10 आ जाएगा और dt आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2t स्क्वायर का मतलब हो गया 2 टाइम्स t क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 15t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस का 10t और लिमिट लगी आपकी 0 to 7 लग गई। ओके, अब अगर आपके पास ये केस हो गया है तो सिंपल सा केस ये है कि अब आप इसको टैकल कर सकते हैं। टी की जगह पे 7 लगाएंगे तो 7 7 7 49 7 जा, तो आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 इंटू 7, 49 इंटू 7 करेंगे तो 7 यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा यहाँ पे 9 7 जा 63 होता है और 4 7 जा 28 प्लस का 63 मतलब हो जाएगा 343 343 आ जाएगा। और माइनस का 49 इंटू 15, ध्यान से देखिएगा 49 इंटू 15 करना, तो 15 9 जा हो जाएगा आपका 135, तो 13 हो गया और 15 4 जा 60 प्लस का 13 तो 73 हो गया। 73 735 डिवाइड बाई 2 हो गया और प्लस का 10t मतलब हो गया 70, ठीक है। तो इसके बाद इसका कैलकुलेशन देखना है हमें, कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 6 आ जाएगा और अगर आप यहाँ देखें तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, ठीक है ना, और 4 4 जा 16 प्लस 1 17 और 4 3 जा 12 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस का अगर आप यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आएगा 5 और 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा 0 और 3 7 जा 21 और प्लस का 1 22 आ जाना चाहिए और प्लस का ये आएगा 420, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट करना है बेटा, तो देखो बहुत ध्यान से करना है इसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 2205 और यहाँ से अगर आपको माइनस करना है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 और 7 2 9 हो गया और यहाँ पे आएगा 3 4 7 और यहाँ आएगा 1, ठीक है ना। 15 माइनस का सॉरी यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ आएगा क्या जाना चाहिए बेटा, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 10 माइनस का 9 1 हो जाना चाहिए और यहाँ पे आएगा 21 21 4, ठीक है ना, और वही माइनस का आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर देखा जाए तो 6b की जो वैल्यू आ रही है एक्चुअल में आ रही है माइनस का 413 आ रही है, ठीक है। और आपको चाहिए क्या था बेटा, a प्लस 6b। तो a प्लस 6b के बारे में बात करें तो a अगर 7 ऐड कर दिया जाए तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 406, ये आ जाएगा माइनस 406 और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा 406 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लिया जाए फिर से। तो ये जो आ गया हमारे पास जो केस आया है नॉर्मल एबव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 6b, तो इसका आंसर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था क्या 406 आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इंसर्ट किया है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये टोटोलॉजी का क्वेश्चन था, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का प्रॉब्लम है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम इसको टेबल से सॉल्व कर लें, ठीक है ना। टेबल से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। किसी 2 ऑपरेशन दिए हुए हैं, पी क्यू के बारे में बात की तो देखते हैं बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को ही देख लेते हैं। पी दिया गया है, क्यू दिया गया है और देन पी एंड क्यू दिया गया, ध्यान से देखिएगा। देन पी टेंस टू क्यू दिया गया है और देन कहा गया है पी एंड क्यू टेंस टू क्यू कहा गया है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है कि क्या करना होता है बेटा, यहाँ पे टी टी एफ एफ
ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या बेटा, टी एफ ये हो गया। एंड के केस में बेटा क्या होता है, टी के केस में टी होता है, ठीक है ना, बाकी इस केस में तो सभी फॉल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। और पी टेंस टू क्यू के केस में आपको मालूम है कि जहाँ बाद में एफ होता है वहाँ पे एफ होता है, बाकी सभी जगह क्या होता है, टी होता है। तो टी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, ये टी हो गया, और ये भी क्या हो गया बेटा, टी हो गया। अब इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन का केस है, ठीक है ना। तो बाद में एफ अगर है तब तो बनेगा, लेकिन यहाँ देखिए बाद में एफ है लेकिन पहले भी एफ है, तो इसका मतलब है कि टी 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 टी, मतलब ये पूरा का पूरा केस जो है वो टोटोलॉजी का केस आ जाता है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आपको टोटोलॉजी मिल जाता है, ठीक है ना। तो सबसे आसान सा तरीका था, आप उसको टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच नहीं करता है, तो इसी केस में आप आगे भी बनाते चले जाएंगे, क्योंकि एंड भी दिया हुआ है आपके पास, ये भी दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में और लगाना है। तो बहुत आसान सा केस हो जाता है कि आप और लगा लीजिए, क्योंकि सारे के सारे ऑपरेशन सेम टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान से आप इसे कर लेंगे तो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट कर देते हैं हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा यहाँ से, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास टोटोलॉजी वाला केस हो चुका है। अब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बाइनोमियल का, ठीक है, और इसको देखते हैं कि कैसे टैकल करना होता है। देखिए बेटा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है। इरेशनल नंबर्स के बारे में बात की गई। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इज एन, कितने टर्म्स है बेटा, एन टर्म्स है, इरेशनल टर्म्स हैं, ठीक है ना। अब हमें पहला काम तो ये करना है, इरेशनल टर्म्स के बारे में बात करनी है। देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ n माइनस वन। तो जब तक आप n नहीं निकालेंगे तब तक आपको n माइनस वन तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो सिंपल सा है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, जनरल टर्म लेते थे, टी आर लेते थे, और जनरल टर्म लेते थे टी आर प्लस वन, और इसकी वैल्यू होती थी एन सी आर, आर एक्स 5/1/4 पावर लिख दिया मैंने 60 माइनस आर, ठीक है ना, और 3 रेस्ट पावर 1/8 और रेस्ट पावर r/8 लिख दिया, आर लिख दिया, सॉरी आर ही तो है ना, बेस जाता है यहाँ पे। मतलब जो टर्म्स हैं, अगर रेशनल के बारे में बात की जाएगी, अगर हम बात करेंगे रेशनल टर्म्स के बारे में, मीन्स आपके पास जो कंडीशन होनी चाहिए वो डिविजिबल होनी चाहिए। मतलब 16 माइनस r/4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4, ये होना चाहिए, और r/8 ये सब कैसे होने चाहिए बेटा, होल नंबर आने चाहिए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना r 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और r 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और एक्चुअल में r की वैल्यू क्या है, r कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिएगा r की वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक जाती है बेटा, 60 तक जाती है। तो r जो बिलोंग करता है वो 0 से 60 तक बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो देखिए r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 4 इससे डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हमने 8 लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा, फिर क्या लेना पड़ेगा बेटा 16 हो जाएगा, फिर 8 24 हो जाएगा, 32 होगा, 8 का टेबल कर लीजिए बेटा, यहाँ पे कहाँ तक जाएगा बेटा 56 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 56 जाएगा। तो 8 7 जा 56 और प्लस का 1, ठीक ना, मतलब 8 टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हैं विच आर रेशनल, ये क्या होंगे, रेशनल होंगे। 8 टर्म्स रेशनल अगर होंगे तो टोटल टर्म्स कितने बेटा, टोटल टर्म्स है हमारे पास कितने, 61 है। देखा, ध्यान से रखिएगा, 61 माइनस का 8 कर देंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट इज 53। तो ये जो टर्म्स है इरेशनल टर्म्स है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इरेशनल है। इरेशनल टर्म्स 53 है, और यही वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है। अगर ये n की वैल्यू है तो हमें क्या करना था, n माइनस 1 करना था। तो 53 माइनस का 1 कर दिया तो वैल्यू आ गई 52। अब क्वेश्चन में एक्चुअली ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ n माइनस 1। तो 52 का कौन सा फैक्टर है, तो 52 का फैक्टर क्या हो सकता है, 26, हाँ हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता। मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए था, ठीक है। कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट देखने के लिए हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, अगेन वही प्रोसेस। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है दिस वन, ये बाइनोमियल का कर लिया हम लोगों ने, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस वन क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए तो सेट कर दिया हम लोगों ने।
तो क्वेश्चन दिया गया इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 इज अ सर्कल हुज कॉर्ड इज अ टेंजेंट टू अ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज कहा गया है। तो देखिए सीधी सी बात है कि एक टेंजेंट जो है हाइपरबोला की वो एक्चुअल में सर्कल की कॉर्ड है। सर्कल की क्या है? कॉर्ड है। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए, कॉर्ड ऑफ सर्कल निकालने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे और वो हम बात करेंगे टेंजेंट के बाद, ठीक है ना। तो टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो दी गई वो है एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 है। इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करें, टेंजेंट, तो आपको पता होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस इन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वेर ए स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर लेते हैं, एम एक्स प्लस माइनस इन रूट ऑफ हो जाएगा 9m स्क्वायर माइनस का 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई। एंड दिस इक्वेशन इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब सर्कल की कॉर्ड की इक्वेशन का मतलब ये होता है, कॉर्ड ऑफ सर्कल का मतलब होता है टी इक्वल टू S1। टी इक्वल टू क्या होता है? S1 होता है। अब टी इक्वल टू S1 का मतलब ये हो गया, टी का मतलब क्या होता है? टेंजेंट, और S1 मतलब पॉइंट पुट कर देते हैं। क्या केस होता है बेटा? कॉर्ड ऑफ सर्कल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो पॉइंट दिया गया है दैट इज क्या लिख सकते हैं हम, x1 प्लस का y1 और माइनस का क्या लिखना है बेटा 25 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे S1। S1 का मतलब कितना हो गया बेटा? आपके पास वैल्यू देख लीजिए, पॉइंट पुट कर देते हैं, आपके पास क्या आता है x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर माइनस 25। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो वैल्यू हमें पर क्या मिल रही है, तो अगर हम देखें तो y1 इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का x1 और प्लस का x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब y की जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस का x1 अपॉन y1 इंटू एक्स प्लस का x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर डिवाइड बाई मिलेगा y1। ओके, ये केस मिल गया। अब ये जो है ये कॉर्ड की इक्वेशन होगी। अब यही इक्वेशन जो है वो इसको यही तो रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि भाई जो टेंजेंट की इक्वेशन है भाई कॉर्ड की इक्वेशन है, तो कॉर्ड की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो हम लोग को बात करनी मिड पॉइंट के लोकस की, तो उस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर कंपेयर कर लिया जाए, ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसे कंपेयर कर लें, एक मिनट, तो हम इसे कंपेयर करेंगे बेटा इसे, तो देखेंगे तो m की जो वैल्यू आ रही है वो m की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? m की वैल्यू आ रही है आपके पास m इज इक्वल टू आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो माइनस का x1 अपॉन y1 आ रहा है। एंड अगर हम यहाँ से देखें कंपेयर करके तो 9m स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू आ रहा है x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर डिवाइड बाई y1 और ये कंप्लीट का स्क्वायर आ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये दो केस आपको बनते हुए दिख रहे हैं। अगर ये दो केस बन गए हैं तो इसका मतलब है कि m की वैल्यू हम यहाँ सेटिस्फाई करा सकते हैं। अगर हमने m की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करें तो क्या आएगा 9 टाइम्स यह आ गया x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू आ गया x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर डिवाइड बाई y1 स्क्वायर और ये कंप्लीट का स्क्वायर हो गया। इसका एलसीएम अगर ले लेते तो हमारे पास कंडीशन जो बननी चाहिए थी वो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा 9x1 स्क्वायर माइनस का 16y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका होगा और बचेगा क्या बेटा x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो ये केस आपका आंसर में मिल जाता है, ठीक है ना। तो यही केस होता है बेटा जब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या आ गया बेटा 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर, तो मतलब आपके पास यही ऑप्शन था, तो इसे हमने टिक कर लेना, ठीक है ना। एक मिनट, तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और हम लोग बात करेंगे अब कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम्स में आया हुआ था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा ये बेटा किसका था, स्टैटिस्टिक्स का। ओके ठीक ना। देखिए सिंपल सा केस बेटा, इफ ए बी सी आर थ्री नंबर्स वेयर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड एस टी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है ए प्लस टू, इसका दिया हुआ है डी, ठीक ना। अब देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सिंपल सा केस है बेटा। देखिए एस टी का मतलब क्या था, एस टी का मतलब था 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस का एक्स बार का स्क्वायर होता है, क्या होता है, ये एस टी की वैल्यू थी, ठीक ना। चलिए तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एस टी का मतलब ये भी था कि अगर आप a प्लस टू, बी प्लस टू और c प्लस टू का जो एस टी है वो क्या दिया गया, डी दिया गया है। एस टी क्या दिया गया, डी दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि ए बी सी का एस टी क्या होगा, तो उसका भी एस टी क्या होना चाहिए था, उसका भी एस टी डी ही होना चाहिए था। बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन में हम कुछ भी प्लस या माइनस करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब मल्टीप्लाई करते थे तो वैल्यू में चेंज आता था, ठीक है। अगर आपको ये बात पता है तो हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बात किसकी करेंगे, केवल ए बी सी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बात किसकी करने जा रहे हैं, 1/n। 1/n का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/3, 3 टर्म्स हैं। और सिग्मा ऑफ एक्स आई, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और माइनस का एक्स बार का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 और इसका होल स्क्वायर। इसके बारे में बात हो रही है। और एस टी की वैल्यू दी गई डी। अब हमें इसी के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करनी है और उसके बारे में बात करनी है, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, आपको दिया गया ए प्लस बी प्लस सी इज आर थ्री नंबर्स, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक्स बार जो होना चाहिए था वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 होना चाहिए था। और ए प्लस सी की जगह बी दिया हुआ है, तो हम इसे एक काम कर सकते हैं, हम इसे 2b/3 भी लिख सकते थे, हो सकता था। मतलब a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 2b/3 लिख सकते थे। और इसका स्क्वायर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 4b² 9। थोड़ा सा यही अरेंजमेंट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। 1/3 हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर हो गया। 9 को आप इधर ट्रांसफर कर सकते थे, तो यह आएगा 9d स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 9 ट्रांसफर कर दिया प्लस का 4b स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह आएगा 3a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर और प्लस का 3c स्क्वायर आ गया था। b स्क्वायर का आपने इधर भेज दिया, दैट इज 9d स्क्वायर, या b स्क्वायर का हमने यही रखा, 9d स्क्वायर ट्रांसफर इधर कर दिया, ठीक ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 9d स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3a स्क्वायर प्लस का 3c स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 3ba स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। मुझे लगता है कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, इंपॉर्टेंट था ये, अगर आप इसके चक्कर में फंस जाते तो क्वेश्चन टफ हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो जाता है, ठीक। ओके, तो चलिए हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बेटा। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। ओके, अब बात करेंगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है और इस क्वेश्चन के बारे में भी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कंडीशन देखिए बेटा कि लॉग का डिपेंडेंट क्वेश्चन था, लॉग पे बेस है, और लॉग बेस 10 sin x प्लस का लॉग बेस 10 cos x इक्वल टू -1। तो ये क्वेश्चन देखते ही बहुत सिंपल सा केस दिखता रहता है कि लॉग बेस 10 और sin x प्लस का cos x है, तो हमने लिख दिया sin x इंटू cos x लिख दिया, और इसकी वैल्यू क्या बेटा -1 है। और लॉग अगर आपने एलिमिनेट किया तो इसका मतलब हो गया sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर -1, मतलब 1/10 हो गया। ये किसकी वैल्यू होगी, sin x इंटू cos x की, ठीक ना। एक वैल्यू तो हमें यहाँ पे दिख गई। बात करते हैं अब इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं log बेस 10 sin x प्लस cos x दिया गया है, और इसको भी हम log बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 1/2 दिया गया है, ये log बेस 10 n है, और माइनस का इसे लिख सकते हैं log बेस 10 लिख सकते हैं। ये आपको पता है कैसे करना होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया 1/2, और ये होगा log बेस 10, और ये होगा n/10। ओके, और इससे अगर चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिखेंगे log बेस 10
n/10 रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ गया log बेस 10 और ये हो गया sin x प्लस का cos x हो गया। ओके, अब log बेस 10 को एलिमिनेट किया तो sin x प्लस का cos x इज इक्वल टू आएगा n/10 रेज़ टू पावर 1/2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको मालूम है स्क्वायर करने पे क्या आएगा 1 प्लस का sin 2x आएगा बेटा, 2 sin x cos x आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा n/10 हो जाएगी। और sin x cos x के तो आपको मालूम 1/10 है, मतलब 1 प्लस 2/10 इज इक्वल टू आ गया n/10। ओके, बात समझ में आई? तो यहाँ पे आ गया 12/10 इज इक्वल टू n/10। सो n इज इक्वल टू आ गया आपके पास 12। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 आ गई। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, तो अब बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। और फंक्शन दिया गया था यहाँ पे, और ये फंक्शन दिया गया था f(x) और प्लस का f(x + 1) इज इक्वल टू 2 दिया गया है। I1 इज इक्वल टू डिपेंडेंट कर रहा बेटा 0 to 8 f(x) dx दिया गया है और यहाँ पे f(x) दिया गया है। और I1 + 2 I2 के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे I1 + 2 I2 के बारे में बात की गई, लेकिन I1 और I2 जो है ना डिपेंड किस पे कर रहे हैं, वो फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं f(x) पर। लेकिन यहाँ पे f(x) तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? पहला काम तो यह है कि हम यहाँ से f(x) को निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल सा काम है बेटा, f(x) दिया गया है और प्लस का f(x + का 1 इज इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, x को चेंज कर देते हैं जरा सा x + 1 में, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, f(x + 1) हो जाएगा और प्लस f(x + 2) आ जाएगा और इज इक्वल टू में तो कुछ फर्क पड़ना नहीं, 2 रहेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ से f(x) माइनस का f(x + 2) आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिससे आपको f(x) मिलेगा f(x + 2). अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये हो गया कि f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। f(x) इज पीरियोडिक विथ पीरियड। पीरियड क्या हो जाएगा बेटा इसका पीरियड हो जाएगा 2। इसका पीरियड क्या हो गया, x + 2 हो गया ना, तो पीरियड क्या हो गया इसका 2 हो गया, मतलब 2 पर इसके फंक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब है कि अगर आपको I1 दिया गया है, I1 की जो वैल्यू है दैट इज 0 to 8 f(x) की बात की गई है, तो पीरियोडिसिटी का प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो 0 to 8 हो जाएगा। तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं। 2 का पीरियड है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और f(x) dx हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे बेटा, 4 को बाहर निकाल लेते थे और 0 से 2 लिखते थे और f(x) dx लिखते थे। ये आपको मालूम होगा, ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, I1 की हो गई। अब हम ऐसा ही कोशिश करेंगे इसके लिए भी, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट लगी हुई -1 to 3 लगी हुई, तो कोशिश ये करते हैं कि लिमिट जो हो जाए वो 0 से हो जाए। तो I2 इज इक्वल टू जो दिया गया था वो दिया गया था -1 से 3 दिया गया है और f(x) दिया गया है, dx दिया गया है। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे अब क्या करना है बेटा हम लोग को, x जगह x + 1 अगर हम रिप्लेस करें, ध्यान से देखिएगा, x को अगर हम x + 1 रिप्लेस कर लें तो क्या मिलेगा। जहाँ पे x + 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा f(x) की जगह पे x + 1 आ जाएगा और dx रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसको हमें f(x) के फॉर्म में चेंज करना, तो ये 0 से 4 हो गया और f(x) अगर लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 - का f(x) लिख सकते हैं, dx हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 to 4 2 dx हो सकता है और माइनस का 0 to 4 f(x) dx हो सकता है, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू बेटा, I2 की वैल्यू है। अब अगर हम इसे देखें तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पे तो 8 आ जाएगा और माइनस का यहाँ अगर देखा जाए तो 2 किसका पीरियड बेटा, 2 का पीरियडिक है, 2 बाहर हो सकता है, 0 से 2 हो सकता है और ये f(x) हो सकता है, dx हो सकता है, ठीक है। अब 0 से 2 अगर हम इसके बारे में बात करें, ये वैल्यू के बारे में बात करें, तो ये वैल्यू अगर देखी जाए तो I2 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये वैल्यू क्या है बेटा, I1/4 है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 8 माइनस का 2 टाइम्स I1/4 हो सकता है, ठीक है। तो अगर ट्रांसफ़र कर लिया जाए तो ट्रांसफ़र करने पे क्या मिलेगा बेटा हमें, और हमें मिलेगा यहाँ पर
क्या मिल जाएगा यहाँ पे अगर बाई 2 कर दिया जाए तो यहाँ पे आएगा I2 प्लस का I1 बाई 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 2 ट्रांसफर कर लिया जाए तो यहाँ पे आएगा 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू आएगा 16, ठीक है ना। और इसी टाइप का हमारे पास आंसर आ रहा था कि हमें निकालना क्या था बेटा, I1 प्लस 2I2, और I1 प्लस 2I2 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो क्या आ गई बेटा, वो हमारे पास आ गई है 16। इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, हमें मिल गई है 16, ठीक है। तो सिंपल सा केस था, यहाँ पे पीरियोडिसिटी चेक करनी थी आपको, पीरियोडिसिटी आपने चेक कर ली और उसके बाद आपने फंक्शन को बैलेंस कर लिया। ओके, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास, क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन देखा जाए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बेटा, तो अब बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन की। यहाँ पे ये कहा गया था कि मॉड x माइनस 3 और मॉड x प्लस 4 दिया गया इज इक्वल टू 6 दिया गया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर गिवन बाय। तो सिंपल सा केस ये था कि मॉड x माइनस 3 ये दिया गया है, और दूसरा ब्रैकेट में मॉड x प्लस 4 इज इक्वल टू दिया गया है 6। अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ से पहली बात तो आपको मॉड को सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम इसे कैसे टैकल करें, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा कि मॉड को पहली बात तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और मॉड को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात की जाएगी। एक तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 0, दूसरी मिलेगी माइनस का 4, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, कंडीशन देखते हैं बेटा, -4 से अगर लेस है, x की जो वैल्यू है वो लेस देन -4 है, ध्यान से देखिएगा, -4 से लेस है बेटा माइनस का x आ जाएगा ये, ठीक है ना, नेगेटिव आ जाता है, -x माइनस का 3 हो गया, और यहाँ पे अगर -4 से लेस है तो ये वैल्यू भी क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। तो माइनस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 6 आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का तो ये हो गया x प्लस का 3, और ये हो गया x प्लस का 4 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 6। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस 12, मतलब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए -1 एंड माइनस का 6 आएगी, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस का 1 और x प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स की तो क्या -1 -6, -4 से लेस होना चाहिए, मतलब हम इस वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं -6 को, ठीक है। बात करेंगे दूसरे केस के बारे में, तो दूसरा केस क्या हो सकता है, 0 से लेस हो, x की वैल्यू जो है वो -4 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो, तो उस केस में ये वैल्यू तो होगी निगेटिव, ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तो मतलब माइनस का x माइनस 3 आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो होगी वो वैल्यू होगी अब पॉजिटिव, बात समझ में आ रही ना, क्योंकि -4 से बड़ा हो गया इज इक्वल टू 6 आ गया। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो वैल्यू आएगी x प्लस का 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का 6, और यहाँ से फैक्टर किया तो x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12 है, और इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 2x। अगर देखें हम यहाँ पे तो इसका फैक्टर मुझे लगता है आपको नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा b स्क्वायर मतलब हो गया 49 माइनस का 4ac, 4 इंटू AC करेंगे तो 18 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और ये लेस देन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे केस आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा। लास्ट केस बच जाता है कि x की तो अगर 4 से बड़ी हो जाए, सॉरी 0 से बड़ी हो जाए, ठीक है ना, 0 से बड़ी हो जाए तो दोनों ही केस पॉजिटिव हो जाएंगे, और वैल्यू आएगी x माइनस का 3 और ये वैल्यू आएगी x प्लस का 4 और इज इक्वल टू आएगा 6। तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x मतलब प्लस का x होगा, माइनस 12 इज इक्वल टू आएगा 6, तो मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 18 इज इक्वल टू जाएगा 0, ठीक है ना। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जानी चाहिए बेटा, देखा जाए, ओके
तो यहाँ से आएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac देखा जाए तो बी स्क्वायर 1 माइनस का 4ac मतलब प्लस का 18 4 जा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे दो नंबर्स आएंगे और 4 जा अगर देखा जाए तो कितना है बेटा 18 4 जा 72 हो गया, इन रूट हो गया, मतलब यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब यहाँ से नंबर तो मिलेंगे आपको। लेकिन नंबर कैसे मिलेंगे देखते हैं। एक तो आएगा 1 माइनस का इन रूट ऑफ 73 डिवाइड बाई 2a हो जाएगा और दूसरा आएगा 1 प्लस इन रूट 73 डिवाइड बाई 2a। तो वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वैल्यू तो निगेटिव हो गई, तो ये केस तो कंसिडर नहीं करेंगे। कैंसिडर कैसे करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो अगर ये कंसिडर हो गया तो हमारे पास कितने सोल्यूशन आ गए बेटा, एक सोल्यूशन तो आपको यहाँ मिल गया था, एक सोल्यूशन आपको यहाँ मिल गया, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ गए बेटा इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको मिलेंगे 2, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपको लिखना था वो नंबर ऑफ सोल्यूशन लिखना था, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ गए बेटा इसके 2 सोल्यूशन आ गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। मॉड को पहले एलिमिनेट करना था और देन सॉल्व करना था, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था 11th क्लास का, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था दैट इज डिपेंड ऑन वेक्टर इफ वेक्टर दिस इज रोटेट ए 45 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा बेटा क्या कहा गया, काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। काउंटर क्लॉकवाइज दिया गया है अबाउट ओरिजिन देन द न्यू वेक्टर इज अल्फा आई प्लस बीटा जे दे रखा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 0 बीटा एंड अल्फा बीटा दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको हम लोग थोड़ा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको प्लॉट कर लेते हैं। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, मतलब इसकी डायरेक्शन आई की कैप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा जे कैप हो जाएगा। एक पॉइंट है 3 आयोटा आई प्लस का जे दिया गया है, तो हम बात कर लेते हैं ये ओरिजिन हो गया आपके पास और √3 और कॉमा 1 दिया गया बेटा, ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज मतलब 45 डिग्री रोटेट करें, तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इधर आप रोटेट करेंगे बेटा, दैट इज आप 45 डिग्री, और आपने रोटेट किया तो आप कहीं यहाँ कहीं आ जाएंगे, ठीक ना, इधर कहीं आ जाएंगे, समझिएगा। ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास और ये पॉइंट जो दिया गया दैट इज अल्फा एंड बीटा दिया गया है, ठीक है ना। आपसे ये बोला गया बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है होज कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 0 0 अल्फा बीटा एंड 0 बीटा। 0 बीटा कहाँ होगा बेटा, 0 बीटा यहाँ होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 0 बीटा हो जाएगा, ठीक ना, इस टाइप से। तो ये जो एरिया बन रही है, ट्रायंगल बन रहा है, इसकी आपको एरिया निकालनी, इसके बारे में बात करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो आप देख ही सकते हैं। तो सिंपल सा काम ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल देखना है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना था। √3 1 दिया गया तो इसका मैग्नीट्यूड r लिख देते हैं, r इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर हम इसका एंगल भी देखना चाहें तो ये एंगल अगर देखना चाहें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू हो गया y/x होता है, और मतलब थीटा की वैल्यू होगी बेटा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, मतलब ये कंप्लीट एंगल जो हो गया वो 75 डिग्री हो गया, 75। तो इसी में अगर हम लोग बात करें कि भाई इसका बेस, क्योंकि तो 75 हो गया, हाइपोटेनस आपको पता है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, हाइपोटेनस कितना है 2 है, और 2 का बेस अगर देखा जाए 2 और ये बेस कंपोनेंट है तो ये होगा 2 cos 45 डिग्री, मतलब अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 2 cos 75 डिग्री, ठीक ना। और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 sin 75 डिग्री, ठीक ना। तो बेस आपको मालूम हो गया, हाइट मालूम हो गया, ठीक ना। तो ये बेस यही है और ये हाइट आपकी ये है, तो सिंपल सा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए। ट्रायंगल की एरिया क्या होगी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना बेटा 2 cos 75 डिग्री और हाइट कितनी है 2 sin 75 डिग्री। अब इसका मतलब ये हो गया 2 से 2 कट जाएगा, अब ये हो गया sin 150 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं ना। sin 2a का फॉर्मूला हो गया 2 sin a इंटू cos b, ठीक है, 2 sin a cos a। sin 150 की वैल्यू क्या होती है बेटा, sin 150 की वैल्यू होती है 90 + 60 मतलब 1/2, तो ये एरिया ऑफ आपको ट्रायंगल मिल जाएगा 1/2। तो ये आपके पास ऑप्शन इसका आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा ये, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है आपको। 18 रेस्ट पावर साइन स्क्वायर एक्स आया था, प्लस का 18 पावर कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30 दिया गया है। और ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपके पास हर एक पैकेज में मिल जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये हो जाता है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया दैट इज 18 पावर साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक ना, और प्लस का अगर हम देखें तो ये होगा 18 पावर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक ना, इक्वल टू क्या होता है 30 दिया गया है। ओके, अब इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं 18 पावर साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं। तो ये हो गया टी, और प्लस का अगर देखा जाए तो 81 अपॉन में 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स मतलब टी हो गया, इज इक्वल टू हो गया 30। अब इसे कैलकुलेट करना है तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 30t और प्लस 81 इज इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो टी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आएगा टी स्क्वायर माइनस का 27t माइनस 3t और प्लस का 81 इज इक्वल टू 0 हो गया। मीन्स वैल्यू क्या आ गया बेटा, टी माइनस का 27 आ गया और टी माइनस का 3 भी आ गया। तो टी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3 और 27। अब एक्चुअल में टी क्या लिया था बेटा आपने, टी आपने लिया था 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल टू आ गया 3 की पावर 1। तो यहाँ पे भी 3 की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते। तो ये 3 की पावर 4 है बेटा, और साइन स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू आ गया 3 पावर 1, मीन्स 4 साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आ गई 1 आ गई, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 1/4। तो वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4 आ गई है। इसका मतलब है साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 1/2। मीन्स अब क्या करना चाहिए बेटा, अब आपके पास प्लस माइनस का केस है तो इसका मतलब है कि साइन एक्स इज इक्वल टू आपको 1/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू कैसी है पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि 0 से पाई के बीच में है तो साइन एक्स कैसा होता है पॉजिटिव होता है। सिमिलर अगर हम बात करें 27 के केस की, तो 3 पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब, ठीक ना। मीन्स अगर आप देखें कंपेयर करके तो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4 और साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो √3/2 आएगी, दैट इज इन प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, साइन एक्स की क्या आएगी √3/2 आएगी। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो साइन एक्स की जैसे वैल्यू 1/2 है तो 1/2 कब हो सकती है बेटा, π/6 पे हो सकती है, और π माइनस π/6 इसका मतलब है 5π/6 पे हो सकती है, मतलब यहाँ पे 2 वैल्यूज हो सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए π/3 हो सकती है, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है ना 2π/3 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इसका आंसर आना चाहिए 4। ओके, नेक्स्ट देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर, चेक करते हैं बेटा इसे। ये हो चुका था, ये देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है इफ 1 कार्ड इज मिसिंग आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो ध्यान रखिएगा 52 कार्ड्स हैं आपके पास, उसमें से आपने 1 को मिस किया हुआ है, 1 मिसिंग है, ठीक ना। डेक ऑफ देन आउट ऑफ रिमेनिंग 51 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इफ बोथ कार्ड्स आर फाउंड टू बी स्पेड, ध्यान रखिएगा स्पेड है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड वाज नॉट स्पेड, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो पहली बात तो आपको देखना ये है कि मिसिंग कार्ड जो है वो स्पेड का है, और स्पेड का हो भी सकता है और स्पेड का नहीं भी हो सकता है। तो आपके पास टोटल केस के बारे में बात करें कि आपके पास 2 कार्ड्स हैं वो स्पेड होने चाहिए। तो स्पेड होने का कंडीशन ये है कि बेटा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड की कंडीशन है वो क्या हो सकती है, स्पेड का हो सकता है, या तो आपने जो कार्ड निकाला है, पहला कार्ड जो निकाला है वो कार्ड क्या हो जाए, स्पेड हो जाए,
ठीक है ना। और दूसरा कार्ड क्या हो सकता है, स्पेड नहीं हो सकता। तो पहला कार्ड अगर स्पेड है तो उस केस में क्या हो सकता है बेटा, फर्स्ट कार्ड जो मिसिंग है ध्यान रखिएगा 13/52, क्योंकि आपने एक कार्ड निकाला है, ठीक है ना। उसके बाद जो दो कार्ड आपने निकाले हैं, रिमेनिंग 2 कार्ड्स आर डॉन, ठीक है ना। तो 2 कार्ड अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या होगा बेटा, आपने एक स्पेड निकाल लिया है, तो बच कितने गए 12 कितने में से निकलेंगे, 51 से निकलेंगे। और देन आपके पास 11 कार्ड बचेंगे जिसमें से आपके पास 51 निकलेंगे। अदरवाइज अगर आपने कार्ड स्पेड का नहीं निकाला है तो स्पेड का कार्ड नहीं निकालने की कंडीशन क्या हो सकती है, 1 माइनस का 13/52 हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो केस होगा, ठीक है ना। अब बच क्या गया, अब आपने स्पेड का कार्ड नहीं निकाला तो मतलब आपके पास टोटल जो कार्ड्स हैं 51, उनमें से 13 कार्ड्स जो है वो स्पेड के हैं। अगर स्पेड के 13 कार्ड्स हैं तो अगर आपने पहला कार्ड निकाला तो 13 से 51 से निकाला और देन 12 से आपने 51 को फाइंड आउट किया, सॉरी 50 से फाइंड आउट किया, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 52, 51 और यहाँ पे बचा क्या था बेटा 50 बचा था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। और आपसे बात ये कि द मिसिंग कार्ड वॉज नॉट स्पेड। नॉट स्पेड की कंडीशन क्या बेटा, यही तो है, दिस वन नॉट स्पेड। ये कंडीशन किसकी है, नॉट स्पेड की है। तो अब आपको सॉल्व करना तो बहुत सिंपल सा है, नॉट स्पेड मतलब नॉट स्पेड डिवाइड बाय कंप्लीट केस P ऑफ S, ठीक है ना। S के बारे में बात हो रही है। तो नॉट स्पेड का केस क्या हो गया बेटा, 52 माइनस का यहाँ पे करेंगे तो 39/52 हो जाएगा, इंटू 13/51 हो गया, इंटू हो गया 12/50 डिवाइड बाय अगर देखें तो यहाँ पे आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 39, 13 और 12, और इसका एलसीएम जो आएगा वो सभी का कॉमन आएगा 52, 51 एंड 50। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं वैल्यू क्या आनी चाहिए, 39, 13 और 12 डिवाइड बाई, यहाँ अगर देखें तो 13 और 12 कॉमन हो जाएगा आपके पास, 13 और 12 कॉमन हो गया, बच क्या गया आपके पास 11 बच गया और आपके पास बच गया 39। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 50। ओके, कैलकुलेशन देखते बेटा, ये कैंसिल हो गया और बच क्या गया आपके पास 39/50। तो यही आपका आंसर आना चाहिए था। तो ये आंसर आपको ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सा केस था, ठीक है ना। तो जो मिसिंग कार्ड है उसके बारे में भी सोच के चलिएगा, क्योंकि जो कार्ड मिसिंग है वो हो सकता है स्पेड का हो सकता है स्पेड का ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लिया बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। दिस वन, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है और इसको थोड़ा सा सेट कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा, इफ dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x y of pi by 3 is equal to 0, then maximum value of the function। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इससे पहले काम क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा, देन उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा केस है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है, ठीक है ना, जिसमें आपको IF दिया गया है। IF जो दिया गया है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x दिया गया है, क्योंकि y का कॉफिशिएंट क्या होता है बेटा, IF होता है। तो e पावर क्या आएगा 2 टाइम्स log tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा sec x का, ठीक है ना। और आपके पास ये आएगा e पावर ln sec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी sec स्क्वायर x हो जाएगी। ये आपके पास IF की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे लिखते थे, इसका सोल्यूशन लिखते थे y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड मतलब q होता था दैट इज अ sin x
इंटू आई एफ हो जाएगा बेटा डी एक्स और प्लस का सी आ जाएगा। तो y इंटू आई एफ का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब हो गया 1/cos स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और ये हो गया डी एक्स प्लस का सी। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है तो एक काम कर सकते हैं, cos x को t मानेंगे तो sin x आ जाएगा, तो मतलब का माइनस का 1/t² dt हो गया, ठीक ना। या हम इसे कर सकते हैं 10x और sec x भी कर सकते थे, 10x sec x कर लेते तो ज़्यादा आसान था, ठीक ना। ये क्या हो जाता बेटा 10x हो जाता और इंटू में sec x हो जाता और dx हो जाता और प्लस का c हो जाता। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप इसे इंटीग्रेट कर रहे थे तो इसका इंटीग्रेशन क्या था बेटा sec x आ जाता और प्लस का c आ जाता, ठीक है ना। और ये था y sec स्क्वायर एक्स। अब सिंपल सा काम ये था कि sec x की वैल्यू जो थी x π/3 पुट करने पे y की वैल्यू 0 थी, तो ये 0 हो जाता था और यहाँ पे आपको π/3 पुट करना था। sec π/3 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 2 होनी चाहिए, इसका मतलब c की वैल्यू आ गई आपके पास -2। तो इक्वेशन क्या आ गई बेटा, इक्वेशन आ गई y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x और -2 आ गई, ठीक है ना। मीन्स अगर आप y की वैल्यू देखेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू आएगा sec स्क्वायर को ट्रांसफर किया बेटा तो 1/sec x हो गया, मतलब cos x हो गया, और माइनस का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक। तो y की वैल्यू अगर हमें निकालें तो y की वैल्यू क्या है बेटा, अगर हम sec स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा cos x आ जाएगा और माइनस का 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैक्स निकालना है बेटा। मैक्स निकालने के लिए हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं और देखते हैं क्या होना चाहिए। माइनस करके 2 कॉमन ले लिया बेटा तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x आ जाएगा और माइनस का 1/2 cos x आ जाएगा। अब एक काम करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे जिससे कि हमें होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स ये जो हो जाएगा बेटा, ये जो हो जाएगा cos x माइनस का 1/4 होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे माइनस का 1/16 करना पड़ेगा। अब ये होल स्क्वायर है बेटा तो ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, ठीक ना, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। तो हमें बात ये करनी है कि अगर 2 मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, यहाँ पर 1/8 हो जाएगा, 1/8 और माइनस का आएगा 2 टाइम्स cos x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो वैल्यू है होल स्क्वायर पॉजिटिव बेटा, लेकिन वैल्यू डिफरेंस में आ रही है तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या करेगी 1/8 से कम करेगी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, y की मैक्सिमम वैल्यू हो जानी चाहिए 1/8, क्योंकि अगर cos x की कुछ भी वैल्यू होगी तो वो क्या करेगी इसे सब्सट्रैक्ट करेगी। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग।